थोड़ा सा मतलब इंटरनली था, थ्रॉट का था, चेस्ट का था, हल्का सा लंग्स। बदलने वाली चीज़ नहीं, टाइगर हैं, कोई कमी नहीं। मैदान में दिखेंगे, स्कॉर्पियो की छत पर दिखेंगे। आप विपक्ष कैसे हैं क्या कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं हम बीमार हैं, आप हमको मैदान में खुदवा के हमारी बीमारी में संकट खड़ा करके आप विपक्ष का काम तो नहीं ना कर रहे हैं पत्रकार महोदय। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम हमेशा बीमार रहेंगे या फिर आप इस माइक में कुछ ऐसा एंटी बना, कुछ ऐसा केमिकल डाल के लाए हैं कि हम स्पीच देते देते आप विपक्ष का काम नहीं ना कर रहे हैं। आप अगर बीमार रहते तो साइकिल से कूद रहे। उस इंटरनली इशू है क्या, थोड़ा बाहर में यहाँ तो कटा हुआ है नहीं ना, ये छाती तो छाती क्या यहाँ मेरा फटा हुआ है। तो पता नहीं कि सरकार आखिर बनने वाला कैसा। 37 सीट SC/ST सीट है यहाँ पर। हम लोग अगर आंकड़ा देखा जाए, एक मिनट, हम लोग जैसे आंकड़ा अगर देखा जाए तो 37 सीट में अभी जयराम जी की पकड़, इसी को जहाँ 54% इस राज्य में स्वयं दोषी। आप बिल्कुल ओबीसी के लिए कोई क्यों आएगा आवाज उठेगा भाई। ओबीसी स्वयं दोषी है। 54% का आबादी तो हमेशा बढ़िया बात करते हैं, नोनू करके ही बात करते हैं, लेकिन हाँ वैचारिक लड़ाई है चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं। धनबाद में आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बारी तंत्र के अधीन है। जोहार। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी हमारे साथ अभी सोशल मीडिया में ये लिखे थे 45 दिन के बाद 45 दिन तक हम कहीं प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन इन 45 दिनों में ये कहीं दिखे नहीं। दिखे कहाँ? साइकिल से कूद रहे हैं, साइकिल के ऊपर कूद रहे हैं, गाड़ी के ऊपर कूद रहे हैं। हालांकि क्या हुआ है ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है, क्या बीमारी इनको हुआ है अभी तक नहीं मालूम चला हम लोगों को। ये हम लोग अभी समझेंगे जयराम जी से आखिर 45 दिन कहाँ थे, क्या इनको समस्याएं हो रही है, और भी कुछ समस्याएं हैं, बातचीत है, हम लोग करेंगे जयराम जी से। जयराम जी 45 दिनों में आप फेसबुक में लिखे थे कि 45 दिन हम कहीं कार्यक्रम नहीं करेंगे, लेकिन इन 45 दिन अभी बीता भी नहीं और आप साइकिल से कूदने लग गए, गाड़ी से कूदने लग गए। कोई पॉलिटिकल दबाव था या 45 दिनों का रेस्ट कर रहे थे? कोई पॉलिटिकल दबाव दे गया? नहीं, पॉलिटिकल दबाव तो फिलहाल हमें कोई दे भी नहीं सकता है। पॉलिटिकल वाले लोग हमारे नाम से दबाव में है। देखिए कुछ दिन उसमें 15 दिन मेरा व्यतीत हुआ डॉक्टर की निगरानी में, उनके सर्किल में ही, कि सुबह शाम उनसे भेंट हो जाती थी और चर्चा परिचर्चा होती थी। यानी कह सकते आउट ऑफ स्टेट हमारा 15 दिन बीता, जिसमें बिल्कुल 15 दिन कह सकते हैं कि मैंने हैदराबाद में थे और बाकायदा डॉक्टर की निगरानी में हमारा व्यतीत हुआ और उनकी राय मशवरा से भोजन, एक्सरसाइज, मैंने सारी प्रक्रियाएं 15 दिन उनके दिशा निर्देश से हुई। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अब आप अपने गांव जा सकते हैं और रूटीन्स को फॉलो करना है। सुबह कोशिश कीजिएगा कि कोई PT एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा। तो मेरे लिए फुटबॉल खेलना ही सबसे बेहतर PT है, इसलिए उसका हम खेल कूद किए। और उसके बाद जो ये साइकिल वगैरह जो आप सवाल कर रहे हैं, इसके सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय अगर नरेंद्र मोदी जी अगर सुबह उठकर योगा करते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। आदरणीय सुदेश जी अगर सुबह फुटबॉल खेलते हैं तो इसका मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो क्रियाकलाप और एक्टिविटी है वो अपने आप को स्वस्थ करने का, मेंटलिटी फिट रखने का, फिजिकली फिट रखने का, मेरी जो बचपन की एक्टिविटी है छत से कूद जाना, ये कोई नया नहीं है, ये मेरा स्वभाव, इट्स माई नेचर। तो साइकिल से जंप करना, गाड़ी से जंप करना, खैर अभी तो छत से जंप किया नहीं, वो तो छोड़ दिए हैं। पिछला एक वीडियो था जिसमें हाँ, छत से भी देखे होंगे आप। तो ये क्या है कि वो मेरी मेंटलिटी और फिजिकली को थोड़ा सा मेंटली को एकाग्र करने के लिए, फिजिकली को फिट करने के लिए सब एक्टिविटी में क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडवेंचर और मेरी एक्टिविटी थोड़ा सा सामान्य है। तो इसलिए आपको देखकर कोई छात्र, कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा अगर कूदता है उसी तरह उछलता है, छत से कूद जाता है और उसको चोट घाट लग जाएगा तो जिम्मेवारी फिर नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कृपया सबका अपना अपना स्टंट होता है, आप लोग अपने स्टंट क्यों करें, ये मेरा स्टंट है, मेरे स्टंट को मेरे लिए छोड़ दें। जो भीड़ आप जहाँ जनसभा में उमड़ती है, जो महिलाएं आप आती है, जो छात्र आते हैं आपकी सभा में, वो छात्र वो महिला जानना चाहती है कि आखिर जयराम जी को हुआ क्या है, बीमारी क्या हुआ है। थोड़ा सा मतलब इंटरनली था, थ्रॉट का था, चेस्ट का था, हल्का सा लंग्स का था, कुछ इंटरनल इश्यूज थे। तो फिर मैंने उसी में दवाओं का सेवन, रूटीन का फॉलो किया जाना, और फिलहाल अभी मुझे लगता है कि बेहतर रिकवरी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले 15-20 दिनों में हम फिर से सभाओं में दिखेंगे। पवेलियन पर कब लौट रहे हैं? 15 दिन 15 दिन अभी आपका दवाई चल रहा है? हाँ, फिर से मेरा एक जांच फिर हुआ है, 2 दिन में उसका रिपोर्ट आएगा और फिर दवा का एक और कोर्स चलेगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो कोर्स कितना का चलेगा। जैसे कि इससे पहले 2 कोर्स चला, 15-15 दिन का कोर्स चला, तो ये कोर्स भी फिर 15 दिन का ही चल सकता है, अनुमान लगाते हैं। तो उस कोर्स के समाप्त होते ही मैदान में दिखेंगे, स्कॉर्पियो की छत पर दिखेंगे और आपके उसी तरह गरजेंगे भी। हाँ, उसी तरह गरजेंगे भी और आपके ये जो क्या बोलते हैं इसको, आपके चैनल में भी दिखेंगे।
दो समस्याएं धनबाद में है। समस्याएं तो काफ़ी है झारखंड में, लेकिन सिंदरी विधानसभा बलियापुर में जहां हम आते हैं, जहां आपको सूचना मिली भी है, दो समस्याएं हैं। एक कार्तिक गोराई जिसमें आप आश्वासन दिए थे कि हम वहां मिलेंगे, हमारी लीगल टीम मिलेंगे। एक वहां धरना लगभग 3 महीना से चल रहा है, और एक छाताटाड़ पंचायत के लोग 20 मजदूर को जो हटाया गया है, वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। जयराम जी अभी तक दिखे नहीं है, उन लोगों से अभी तक बातचीत नहीं किए हैं। उनसे हम मिलने जाएंगे, जनवरी 2-3 तारीख को मिलने जा रहे हैं। उनको उनके धरने में बैठने के लिए जा रहे हैं। कार्तिक गोरा जी से भी टेलीफोनिक उनकी पुत्री से बातचीत होती है। और जहाँ तक हम लोग का प्रयास है, देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी समस्या है कि आपके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। आंदोलन नई चीज़ों पर होता है। हम लोग पुरानी चीज़ें जो 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, और बीसीसीएल और सीसीएल में क्या है, जमीन अधिग्रहण का जो मामला है वो कई सालों पुराना है। उसमें से थोड़ा-सा मानते हैं कि हम लोग के पास जो नए युवा हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनमें अनभिज्ञता रहने के कारण, हम लोग उस पर मैच्योरिटी नहीं होने के कारण, थोड़ा-सा हम लोग उस पर जो 30-40 साल पुराने मैटर होते हैं, उसमें थोड़ा-सा हम लोग ढील पड़ते हैं। ये जो सच्चाई उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है समय के साथ, अध्ययन के साथ, चीज़ों को बारीकी से परखने के साथ-साथ हम लोग उस पर भी बलवान हो रहे हैं और रिजल्ट देने के स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। जयराम जी, एक बात पूछना चाहते हैं कि मोदी के अगर कोई कार्यकर्ता है, समर्थक है, तो कहा जाता है ये मोदी भक्त है। हेमंत सोरेन का अगर कोई कार्यकर्ता या समर्थक है तो कहता है ये जेएमएम भक्त है, कांग्रेस के भक्त। आपके भी समर्थक लोग ये कहते हैं कि सरकार बनेगा, 24 में सरकार बन जाएगा, जयराम जी का सरकार बनने वाला, जेपी का सरकार बनने वाला। आखिर सरकार बनेगा कैसे? क्या उसी तरह जो मोदी तरह अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, हेमंत सोरेन अपना सरकार अपने जनताओं को जैसे समझाते हैं, उसी तरह आपकी भी जो समर्थक है उसको पता नहीं है कि सरकार आखिर बनने वाला कैसा। 37 सीट SC/ST सीट है, जहाँ पर हम लोग अगर आंकड़ा देखा जाए, एक मिनट, हम लोग जैसे आंकड़ा अगर देखा जाए तो 37 सीट में अभी जयराम जी की पकड़ कम है। सरकार बनेगी कैसे? पकड़ कम कह सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं है ये आप नहीं कह सकते हैं। पकड़ कम ने हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा माननीय पत्रकार महोदय कि पकड़ थोड़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम में दम नहीं है। पकड़ कम है, लेकिन हम में दम है, और हम लोग उन सीटों पर भी। सरकार कैसे बनेगी? आप अपने समर्थकों जैसे सोशल मीडिया में लिख रहे हैं सरकार बनेगा, सरकार बनेगा कैसे? उसके लिए हमारे समर्थक रहे, चाहे हमें खुद रहे, हमें प्रत्येक विधानसभा वाइज डाउन टू अर्थ जाना होगा। लोगों को जो हमारी राज्य में एक नई विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ है, उस विचारधारा से अवगत कराना होगा। और इसके लिए लगातार हमारे जो संगठन के साथी हैं वो सक्रिय हैं, काम भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने ST सीटों की बात कही, तो कोल्हान से बेहतर सकारात्मक पहल आ रहा है। और हमारा जो संगठन JBKSS है, कई मुद्दों पर, कई आंदोलन में जो कोल्हान का हमने नेतृत्व किया और जो हमने रिजल्ट हासिल किया, वो लाभ आदिवासी परिवार को गया है। आपका अगर कोयलांचल की बात करें तो कई ऐसे आंदोलन में हम लोग सम्मिलित हुए हैं जिनमें दलित परिवार को लाभ मिला है। तो ऐसा नहीं है, हम मानते हैं थोड़ा-सा, चूँकि नई पार्टी है, अतः उन दो समुदाय की जहाँ तक आपने बात कही, लेकिन जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जो तार्किक, वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि झारखंड के साथ क्या घटित हो रहा है। ये सारे अभी एक जिम्मेवार वकील से हमारी बात हो रही, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यार ये BCCL CCL का कौन सा विकास का काम, वो BCCL CCL विकास के नाम पे तो आज रेशियो को 70-30 में लगे खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में 50-50 हो जाएगा, और एक दिन आएगा कि 60% बाहर के लोग होंगे और 40% झारखंडी बचेगा। बताइए, उस समय ये लोग उनका जूता नहीं सिएंगे तो क्या काम करेंगे? उस समय इनका जूता पॉलिश करने के अलावा झारखंड के पास कुछ बचेगा नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैंने जिम्मेवार वकील जो हमारे राज्य के नहीं है, बाकायदा उनका ये कहना है कि सही आवाज़ तुम उठा रहे हो। जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, साधन संसाधनों के माध्यम से, कंपनी फैक्ट्री का मायाजाल फैलाकर, इसी BCCL CCL के माध्यम से, तो बिल्कुल सही तुम्हारी लड़ाई आज 70-30 के आसपास हो चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही कम समय में ये बहुत, आज आखिर बाहरी लोग क्यों CNT का विरोध करते हैं? लोग जानता है कि जैसे CNT का आवरण टूटेगा, CNT जब है भी तो जमीनें लूट रही है। तो जो पढ़े लिखे युवा हैं वो जान रहा है कि जयराम महतो जेन्युइन मुद्दों की बात करता है, वो हमारे आने वाले भविष्य की बात करता है। उसके लिए कोई कौम मायने नहीं, उसके लिए कोई जात मायने नहीं। ये कहीं ना कहीं ये जमात की राजनीति है, झारखंडियत की राजनीति है। सरकार 24 में कैसे बनेगी? 37 सीट का हमने बात की, 37 सीट में देखिए, उसमें से मुझे लगता है कि 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें हमारी पकड़ है। बाकी जो 25 है उसको हम लोग होमवर्क के तौर पर लेंगे, और जो 12 सीटें जिनमें हमारी मजबूत स्थिति में है उसको हम लोग क्लास वर्क के तौर पर लेंगे और हम लोग कार्य करेंगे। और जब हम लोग जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर जयराम जी आएंगे, चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन 10,000 15,000 वोट लाएंगे और वो फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। जयराम जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो फायदा सीधा तौर पर भाजपा को। पहले हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में 11 सीटें बीजेपी के पास है, तो ये आकलन हो ही जाएगा कि फायदा किसको पहुंच रहा है। हम लोग किसी को फायदा पहुंचाने के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग झारखंड में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को, एक नई राजनीतिक विचारधारा को स्थापित करने आए हैं।
ढुलू महतो से कैसा रिश्ता आपका, ढुलू महतो जी से? देखिए, हमारा किसी से कोई राजनीतिक जो नेता हैं उनसे जो रिश्ता लगेंगे, चाहे ढुलू रहें, मोतरा जी रहें, चाहे जगन्नाथ बाबू आज नहीं रहें, अगर झारखंडियत की बात है तो जो जगन्नाथ रिश्ता बाबू जी, लगता है मोतरा सबके साथ रिश्ता है। लेकिन अगर राजनीति की बात करेंगे तो भाई विचारधाराओं में भिन्नता है, उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। लेकिन व्यवहार की बात करेंगे, सामाजिक बात करेंगे तो जो रिश्ता लगते हैं उस रिश्ता के अनुसार कभी भेंट मुलाकात हो जाए तो प्रणाम पाती हो जाता है। मिले हैं ढुलू जी से? हाँ, बहुत बार फुटबॉल के मैदान में मिलन हुआ है और हाल ही फिलहाल उनसे भेंट हुआ था, जो हम लोग एक धरना में बैठने के लिए गए थे तब। वो हमेशा बढ़िया बात करते हैं, नूनू नूनू करके ही बात करते हैं। लेकिन हाँ, वैचारिक लड़ाई है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज तक वो हमारे झारखंड के मुद्दों पर लड़ाई नहीं करते, तो वैचारिक मतभेद है उनसे। लेकिन व्यवहारिक मतभेद क्यों रखेंगे? वैचारिक मतभेद है, राजनीतिक मतभेद है। खबर हम लोग देख रहे थे, वहाँ खबर ये आ रही थी कि एक छात्र कोई बहाली नौकरी निकाले हैं, कल ही का खबर है, रांची का देख रहे हैं। तो वो छात्र बंगाल के हैं और आप लोग इस चीज़ को लेकर लड़ाई लड़ भी रहे हैं कि बाहर को नौकरी कैसे मिल जा रहा है। वेस्ट बंगाल की छात्र है और झारखंड से नौकरी मिल जा रहा है। तो ये तो दुर्भाग्य है, जब हमारे लोगों को वेस्ट बंगाल में नौकरी नहीं मिल सकती है तो फिर वेस्ट बंगाल के लोगों को यहाँ की नौकरी क्यों मिलेगी? तो इसका कारण है वही सरकार की संरचना। सरकार की संरचना, भले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शीर्ष नेता हैं सरकार के, लेकिन ये आप सभी जानते हैं उनकी बुद्धि और विवेक कितना कार्य कर रही है। उनको सलाह देने वाले माननीय श्री सुप्रीयो भट्टाचार्य जी हैं और आपको नाम से ही स्पष्ट है उनका संबंध वेस्ट बंगाल से है, तो जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल के लिए खोल के रखेंगे। जैसे हम पिंटू श्रीवास्तव का नाम लेंगे, नाम से ही पता चलेगा कि वो गंगा पार के निवासी हैं, तो वो बिहार के लिए खोल के रखेंगे। तो यही प्रक्रियाएं चल रही हैं राज्य सरकार के। राज्य सरकार मुखोटा है। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हमारे राज्य के हैं, बिल्कुल मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। उसमें बाहरी तंत्र इतना हावी हो चुका है कि एक बहुत बड़ी सिस्टम खड़ी हो चुकी है, जो एक सिंडिकेट खड़ा कर चुके हैं वे लोग, जिसमें झारखंडियत को लगातार दिनों दिन एक बड़ा एनाकोंडा सांप बन के निकल रहे हैं। आज 30 तारीख है, 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के जो महागठबंधन में जो सरकार चल रही है, 29 दिसंबर को 4 साल हो गया पूर्ण। ये जो सरकार जो चल रही है वो 4 साल हो गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हल्की फुल्की उपलब्धियां हैं लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें सामने आई हैं। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के छात्रों की बात उन्होंने कही थी कि 5,000 और 7,000 उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो धरातल पर नहीं दिखी। उन्होंने कहा था कि जो रघुवर दास के टाइम लैंड बैंक बना, जो रहती ज़मीन जिसको जीएम लैंड हम लोग कहते थे, उस पर हालांकि उसका एक अलग तरीके से, चूँकि उसको बुजुर्ग लोग बढ़िया एक्सप्लेन करेंगे, यानी जीएम लैंड को उन्होंने लैंड बैंक में तब्दील कर दिया। यानी मुख्यमंत्री का ये भी कथन था कि जो लैंड बैंक है उसको वापस फिर जीएम लैंड बनाएंगे और बाकायदा रैयत के अधीन वो रहेगा, रसीद भी कटेगी। काम नहीं कर रहे हैं, चूँकि वो सारा लैंड बेच रहे हैं। देखिए वो कैसे नहीं काम कर रहे हैं मैं बता दूँ। उनके सरकार में बाकायदा, हो सके उनके रिश्तेदार में ही, टाटा ने हाल ही फिलहाल 80 लाख रुपये फाइनेंस किया था। उनका कोई रिश्तेदार है या फिर जो भी है उनके मंत्रिमंडल में XYZ किसी को मान ले, डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं, 80 लाख रुपये फाइनेंस किया था उनके उसकी बहन की शादी में। अब बताइए, जमीन अधिग्रहण किसने किया है? टाटा ने किया है। जमीनें सर किसके पास है? टाटा के पास है, BCCL के पास है। ये लोग कैसे है? सरकार ठीक है कह दिया, लेकिन ये सरकार काम कैसे करेगी? तो इसीलिए मेरा मानना है कि थोड़ी सी बेहतर स्थिति में इन्होंने काम किया, लेकिन बाकी तो नकारात्मक चीज़ें सामने आई हैं। आप जितने भी रोजगार रहे हैं मैक्सिमम तो यूपी बिहार वालों को धड़ल्ले से एकदम बेपनाह मोहब्बत के तौर पे लुटाए जा रहे हैं और यहाँ OBC को शून्य कर रहे हैं। क्या उसमें क्या आपका स्टैंड है? वो जो OBC का जो जिला बहाली जो बिल्कुल मेरा उसमें स्टैंड सीधा है। देखिए मेरा स्टैंड, हम तो अपनी आवाज़ को सब वर्ग के लिए उठाते हैं, चाहे ST रहे, SC रहे। अगर हमको जनरल में लगेगा कि भाई आवाज़ उठाना चाहिए, OBC का राज्य, लेकिन झारखंड राज्य में यहाँ पर 54% आबादी, काफी नहीं 54% है। झारखंड राज्य की रीढ़ है OBC, देश की भी रीढ़ है OBC और झारखंड की भी है रीढ़ OBC। लेकिन OBC पता नहीं उसकी किस विचारधारा की ओर ढल गए हैं, पता नहीं OBC के लोग किस विचारधारा की ओर चल रहे हैं कि उनको सही गलत कुछ सूझता नहीं है, संवैधानिक अधिकार सूझता नहीं है। उनको इंडिया पाकिस्तान कर दो कि पाकिस्तान का टमाटर का रेट बढ़ रहा है, वे खुश हो जाएंगे। उनको ये इस बात की खुशी नहीं होगी कि उनका बेटा नौकरी लेगा, उनका बेटा किसी बहाली में कम्पीट करेगा, उनका बेटा अच्छी शिक्षा लेगा। OBC को इसकी कोई भी चिंता नहीं है, ना किसी बात की उसको चर्चा है। उनको बोल दो कि पाकिस्तान में टमाटर का रेट बढ़ गया है, OBC को जहाँ 54% राज्य में स्वयं दोषी। आप बिल्कुल OBC के लिए कोई क्यों आएगा आवाज उठाएगा? भाई OBC स्वयं दोषी है, 54% का आबादी। और आप अगर सो के रहेंगे कि प्यारे हॉर्न धीरे से बजा, OBC सो रहा है, तो लोग क्या करेंगे भाई? अरे आप अगर कम संख्या आपकी होती, आप हाशिए पे होते, आप अगर मतलब आपका उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता, तो समझ में आता कि भाई ये समाज बिखरा हुआ समाज है, ये लोग थोड़ा सा रीढ़ टूटा हुआ है, नहीं बोल पा रहे हैं। 54% इसकी आबादी वो अगर मुख्य दर्शक बनकर बैठा है तो कौन बचेगा? इन्हें बचाने के लिए कोई ऊपर से अवतार लेके आने वाला नहीं है। 18 जिला में शून्य, 24 जिला में शून्य होंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 24 जिला में आने वाले दिन शून्य होंगे। सरकार को चला कौन रहे भैया? सरकार को चला कौन रहा है? वाले भी तो OBC है। बोले तो वही
पंगु लोग बैठे हैं जिनके गर्दन में टाई की जगह पट्टा बंधा है, ओबीसी को वैसे ही नेता नेतृत्व कर रहे हैं सदन में। इसलिए अब ओबीसी वर्ग के बारे में हम क्या कहेंगे भाई, क्यों कहेंगे, जिसकी 54% आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, अगर वो इस प्रकार अगर मैंने पाकिस्तान का टमाटर का रेट बढ़ने से खुश हो जाएगी तो उस समाज को जाके कौन बताएगा और क्या समझाएगा। उनकी अपनी तो मति होनी चाहिए, अपनी तो सोच विवेक होना कहीं चाहिए। ना कहीं उस समाज को, ओबीसी समाज जो है, उसके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। अन्याय हो रहा है और मेरे मानना है कि एक ही को ओबीसी वर्ग ऐसा है जो ना घर का ना घाट है। देखिए, अगर आप एसटी एससी की बात करेंगे तो संवैधानिक दायरा बिल्कुल सबसे पहला नजर अगर संविधान किसी पे डालेगा तो एसटी ओबीसी पे डालेगा, सॉरी एसटी और एससी पे डालेगा। जहाँ तक जनरल वर्ग आते हैं तो ये भी आप जानते हैं कि आज जैसे भी वो वर्ग कहीं ना कहीं शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर वो संपन्न होने के कारण उनके लोग पहुंच पर हैं, उन पर कोई नुकसान नहीं कर सकता है, उन पर संकट आने की संभावना बिल्कुल भी कम है। अब बीच में बचा कौन, ओबीसी, जो बहुत बड़ी आबादी है। ये घर का ना घाट का है, ये इधर से भी ये फुटबॉल की तरह है, ये इधर से भी पिटाएगा उधर से भी पिटाएगा, पता नहीं इसकी नियति में क्या है। एसटी एससी के चलिए मानते हैं उसको आरक्षण दिया जा रहा है, जनरल जहाँ आबादी पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 3% जनरल की आबादी है। देखिए, जब तक जातीय जनगणना नहीं हुई इसलिए आप एग्जैक्ट जाति पर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अनुमान है कि लगभग 2011 का हाँ मैंने लगभग जो भी है, तो मेरा मानना है सामाजिक न्याय के तहत ओबीसी के साथ अब अन्याय नहीं कर सकते। बाकी जो भी वर्ग दीजिए उससे हमारा कोई आपत्ति नहीं, एसटी रहे, एससी रहे, जनरल कैटेगरी रहे, सभी को भाई जो उसका हिस्से का रोटी है, भात है, दाल है, चावल है, मड़ुआ का रोटी है, घटरा का रोटी है, दीजिए। लेकिन ये नहीं कि आप ओबीसी को भूखा रख के किसी को देंगे, ऐसा नहीं। सदन में भी ओबीसी के नेता है। मैंने तो कहा कि वे लोग गले में लोग टाई पहनते हैं, वे लोग पट्टा पहने हुए लोग भी चुप हैं। इसीलिए अब बेहतर है कि राज्य की सबसे बड़ी आबादी को भी सोचना चाहिए कि 2024 में राजनीतिक विचारधारा क्या होगी और कैसी राजनीतिक विचारधारा को स्थापित करना चाहेंगे। बदलाव संकल्प यात्रा निकाल रहे थे आप, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे थे, जिस समय बीमार आप नहीं हुए थे, सोशल मीडिया में जब नहीं लिखे तो उससे पहले बदलाव संकल्प यात्रा लिख रहे थे। बीमार हुए आप, आप बदल गए हैं लोगों के बीच। नहीं, पहले 15-20 दिन आप बीमार थे, ये हम मानते हैं, लेकिन बदलाव तो आप में आ गया है। नहीं, बदलाव नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो बदलने वाली चीज नहीं टाइगर हैं, कोई कमीज नहीं है राहुल जी कि आज लाल पहने तो शाम को पीला पहन लेंगे, टाइगर है। चिंता मत कीजिए, खामोश हो सकता है, बीमार हो सकता है, लेकिन जब वो फिट होगा वही दहाड़ होगी और पारसनाथ की चोटी से दहाड़ होगी और झुमरा तक सुनाई देगी। मजदूर जो विदेश में फंसे हुए उसको उनके लिए हम लोग बिल्कुल बीमारी की अवस्था में हम 2-2 जिला का डीसी से मिलने के लिए गए। हम बीमारी की अवस्था में, उसके बाद उसके लिए पूरा हम संवेदनशील हैं। जो मजदूर हमारे वतन वापसी कैसे हों, बाकायदा आपने देखा कि कल 8 लोग वहाँ गए भी थे उनसे मिलने के लिए। हमारी एक प्रतिनिधि मंडल जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो गई थी, जो भी है 10-12 हज़ार रुपये का उनको चंदा कलेक्ट करके आई। देखिए, मैटर यह है कि हम उनको फ़ोनपे वगैरह नहीं दे सकते, वो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो अगर फ़ोनपे वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग यहाँ से लाखों रुपये उनको फंडिंग कर सकते हैं चंदा के माध्यम से। तो जो लोग गए 12,000 रुपया उनके लिए भोजन दवा पानी करके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप भी जानते हैं इंटरनेशनल इशू है, हमारा एक सांसद नहीं है, तो हमारी जो हैसियत है, साफ शब्दों में औकात कहते हैं, कोई बुरा बात नहीं बोलने में, जो हमारी औकात है, अगर एक सांसद हमारा होता तो इस मामले को और बेहतर कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये दोष देंगे कि भाई हमारा सांसद नहीं है तो क्या करेंगे। जी नहीं, हम करेंगे। जो हमारा औकात है, जो हमारी हैसियत है, जो हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम प्रवासी मजदूर का जो विषय है उस पर लगातार कर रहे हैं। हम लोग तीनों जिला में उपायुक्त कार्यालय में जाके आवेदन दे चुके हैं, संज्ञान में दे चुके हैं। हम लोग बाकायदा हम मुख्य सचिव से भी मिलने की तैयारी में हैं और मिलकर उनसे अवगत कराएंगे। और वहाँ बाकी जो विदेशों में भी हमारे जनसंपर्क में जो लोग हैं, संपर्क में, उनसे लगातार बात हो रही कि उनको मिले और उनके लिए बेहतर करें। बदलाव संकल्प यात्रा कर रहे थे, उस समय हमने बात किया था आपसे, तब कहे थे कि अब बदलाव संकल्प यात्रा छोड़कर अब गाँव जाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा, अब जनता से आशीर्वाद लेने का समय है। कब जाएंगे? अब हम लोग, मुझे लगता है कि बोले तो चुनाव का सरगर्मी तेज हो जाने, 3rd कोर्स जो दवा का है मेरा वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे और जनता से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। और बाकायदा हम चाहेंगे कि आप भी साथ रहेंगे, आप मीडिया जगत से हैं, आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। नया रुख देखने को मिलेगा क्या जयराम जी को? हाँ, नया तेवर देखने को मिलेगा। आखिर इतने दिन अगर सन्नाटा है और उस सन्नाटे के बाद अगर कोई सुनामी आएगी तो तेवर भी नया होगा। इंस्टाग्राम में लिख भी रहे थे कि शेर अभी बीमार है, सन्नाटा छाया हुआ है मैदान में। तो समय के साथ जानते हैं कि सोने का जेवर और टाइगर का तेवर मार्केट में हवा देख लीजिएगा। जयराम जी कब उतर रहे मैदान में? बोले तो कि 3रा कोर्स दवा का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद उतरेंगे। आप विपक्ष कैसे हैं क्या कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं हम बीमार हैं,
आप हमको मैदान में कुदवा के हमारी बीमारी में संकट खड़ा करके आप विपक्ष का काम तो नहीं ना कर रहे हैं पत्रकार महोदय। आप अगर बीमार आप रहते, विपक्ष का काम नहीं ना कर रहे हैं। आप अगर बीमार रहते तो साइकिल से कूद अरे रहे। उस इंटरनली इशू है, यानी हम बोल नहीं पाएंगे। अचानक एक तरफ आप जनता को बता रहे हैं कि हम बीमार हैं, हाँ। एक तरफ जनता को आपके माइक के माध्यम से बता रहे हैं कि इंटरनल इशू है, बाहर से नहीं, बाहर से हम हिमालय से कूद सकते हैं। आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि हम बीमार हैं। अरे यार मेडिकल दिखाएं, मेडिकल दिखाएं। आप दूसरी तरफ फिर साइकिल 45, अरे भाई मेरे थ्रोट बाहर में, यहाँ तो कटा हुआ है नहीं ना, ये छाती तो छाती क्या यहाँ मेरा फटा हुआ है नहीं ना, लंग्स, अरे अंदर से ये इंटरनल। 15 दिन कहीं दिखे नहीं, अचानक कूदते हैं साइकिल से ऊपर। देखिए यही तो टाइगर है, उसको नेचर ने अलग बनाया है, नेचर ने अलग बनाया ना। सिंपैथी कोई गेन नहीं, सिंपैथी हम हकदार हैं, लोगों का प्यार पाने का हम हकदार हैं। आज 2 सालों से जो हमने रिजल्ट दिया है, आज 2 सालों से जो हमने हिम्मत दिया है, एक महिला को, एक पुरुष को, एक बच्चा को, एक बूढ़ा को, उसका हम हकदार हैं कि वो हमसे प्रेम कर रहे हैं तो उसका हम हकदार हैं। मैंने वो काम किया है, जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जाता है, हमने वो प्रेम किया है। अगर जबरदस्ती प्रेम किया जाता तो सबका प्रेम कहानी सफल हो जाता। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता है माननीय मीडिया महोदय, प्रेम के लिए एक कार्य किया जाता है, आप में कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रेम के हम हकदार है, जो जनता हमें आप कर रही है, आपसे भी करेगी, आपसे भी तो बहुत कोई करती है। हमने कभी सवाल किया? रांची वाली तब से बहुत करती है, हमने क्या सवाल किया? कितने को मुआवजा मिल चुका है? लगभग अगर मेरी उपस्थिति की बात कीजिएगा तो 30, मैं खड़ा रहा हूँ और मेरी अनुपस्थिति में लगभग भी 30 यानी 60 जगह, 60 जगह 6 महीना में। किसी विधायक या सांसद का जीवन काल में जितना मुआवजा नहीं दिलवाया होगा जितना हम लोग 6 महीना में दिलवाए हैं। चुनाव की सरगर्मी इस बार अब तेज होने वाली है, जनवरी जैसे ही आएगा सरगर्मी काफी तेज हो जाएगी। बीमार जयराम हो चुके हैं, चुनाव पे उतरिएगा कैसे? आप कह रहे हैं कि हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, पंचायत जाएंगे, तो जयराम बीमार कहाँ से वो सरगर्मी तेज, चुनाव की सरगर्मी तेज में कैसे उतरेंगे? अच्छा एक बात बताइए, क्या हम हमेशा बीमार रहेंगे, या फिर आप इस माइक में कुछ ऐसा कुछ ऐसा केमिकल डाल के लाए हैं कि हम स्पीच देते उसका वो हवा में घूमते? आप संगठन में थे ये सवाल नहीं, राजनीतिक तौर पर जैसे आगे हैं तो सवाल ठीक है, हम हमेशा बीमार नहीं रहेंगे। सुनिए, हम हमेशा बीमार नहीं रहेंगे, और यदि आपको हमारी इतनी ही चिंता है, वास्तविकता है आपकी है, तो हम चाहेंगे कि आप 6 महीने के लिए पत्रकारिता से संन्यास लें और आप राजनीति में ज्वाइन करें। बगैर हम सोचेंगे धनबाद लोकसभा से और सिंदरी विधानसभा आपके लिए। हम लोग चुनाव नहीं, हम लोग आपको अगर हमारी चिंता है कि अगर हम बीमार हैं, कार्य नहीं हो रहा है, तो आपकी भी अच्छी फेस वैल्यू है। धनबाद में तो आप महान शक्ति और महान मनीष को लेकर घूमिए। धनबाद में तो कार्य जेबीकेएसएस का नहीं देखा जा रहा। अगर रामगढ़ रांची की बात करें, ठीक है, आपने कहा था देखिए, चूंकि धनबाद में आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा बारी तंत्र के अधीन है, और वहाँ अगर कोई आंदोलन होगा तो जयराम महतो को सीधा टकराना होगा। तो हम अस्वस्थ हैं, वहाँ अगर कुछ काम होगा तो हमको सीधा टकराना होगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हमारे नाम से हमारे संगठन के लोग टकरा जाते हैं या लड़ लेते हैं अन्याय से। लेकिन अगर धनबाद बोकारो का जो एरिया होगा तो वहाँ जाहिर सी बात है हमको सीधा टकराना होगा। आज जैसे आप सिंदरी की बात की हैं, तो ये धनबाद है, वहाँ हमको सीधा टकराना होगा। तो हम अस्वस्थ है, अगर रामगढ़ होता सिंदरी तो रिजल्ट आ चुका होता। तो धनबाद बोकारो में जयराम महतो को सीधा टकराना होगा। कोल्हान होता तो बन्ना गुप्ता देखबे कि अपना बैनर लेके मंत्री जी भाग गए। तो ये धनबाद और बोकारो, यहाँ हम जब फिट रहेंगे सीधा टकराएंगे, रिजल्ट आएगा। जेबीकेएसएस सिर्फ जयराम के भरोसे चल रहा है क्या? नहीं, देखिए जेबीकेएसएस का चेहरा सिर्फ जयराम है। अच्छा बात, कार्य रामगढ़ रांची कोल्हान का कार्य हो रहा है जेबीकेएसएस, धनबाद में नहीं हो रहा है। देखिए धीरे धीरे होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जब चेहरा थे तो कोई आपत्ति नहीं थी, अगर 24 में जयराम महतो चेहरा है तो क्या आपत्ति है? चेहरा एक ही होता है, स्टार्टिंग चेहरा एक ही होता है, कैप्टन एक ही होता है। तो कैप्टन अगर हम हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लोगों ने हमें बनाया है और लोकतांत्रिक ढंग से कैप्टन बनाया है, ऐसा तो नहीं चोरी छिपे हम कैप्टन बन गए हैं। आपने भी बाकायदा हमारे कैप्टन बनने का समर्थन किया था इनडायरेक्ट रूप से। कहाँ चुनाव की तैयारी कहाँ हो चुकी है? जैसे कि अगर लोकसभा सीट की बात करें तो 14 सीटों में कहाँ उम्मीदवार देने? देखिए, सबसे पहले धनबाद गिरिडीह तय है, कोडरमा हजारीबाग तय है। उसके बाद फिर हम लोग चतरा गोड्डा पर भी चर्चा करेंगे, रांची पे चर्चा करेंगे, जमशेदपुर पे चर्चा करेंगे। संगठन को लेकर क्या कुछ तैयारी आपने? संगठन के लिए हम लोग का बूथ स्तर का युद्ध चल रहा है और हम लोग का संगठन बूथ स्तर पर खड़ा हो रहा है, और निश्चय ही हमको लगता है आने वाले 15 दिनों में, अभी जस्ट हम लोग आज रात को बहुत ही सख्ती के साथ आज लेटर जारी करने वाले हैं कि 15 दिन के अंदर जो भी पंचायत कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, हमें बूथ स्तर की कमेटी को टेबल में चाहिए।